आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का 16वां भाग। बंदर राजा की बात तो आप भूले न होंगे। मेरे हाथों की मार खाकर वो न जाने कहाँ जहन्नुम में चला गया था। इसके बाद उसकी कोई खैर खबर न मिली। महाराजा धीराज ने उसकी बहुत खोज की। बहुधा वो मुझसे उसकी चर्चा करते थे। मैंने उसे पीटा था, ये बात यद्यपि उन्हें अच्छी नहीं लगी थी, पर इस संबंध में उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। इस प्रकार उसका मेरे घर में घुसना और दुस्साहस करना स्वयं हिज हाइनेस को भी बुरा लगा था। उन्होंने यद्यपि उसे कैद कर रखा था, पर बड़े भाई की भांति ही मानते थे। ये बात तो मैं भी जानती थी। इसी से मैं अपनी ओर से उनके सम्मुख ये प्रसंग छेड़ती ही न थी। अब इस घटना को कोई 10 बरस बीत चुके थे कि एकाएक महाराजा धीराज ने उनका उल्लेख किया। कहा, उसकी हालत खतरनाक है। उसे भगंदर का भयानक रोग हो गया है और वो एक धर्मशाला में असहाय अवस्था में पड़ा है। महाराज उसे महलों में लाकर रखना और उसका इलाज कराना चाहते थे। ये इच्छा भी मुझ पर प्रकट कर दी। बीती बात मैं भूल चुकी थी। दुरावस्था की बात सुनकर तथा महाराजा धीराज के रक्त संबंध की बात का ख्याल करके मैंने महाराज के इस इरादे का समर्थन किया। मेरा समर्थन पाकर वो खुश हो गए और वो बदनसीब राजा फिर महलों में आ गया। उसकी चिकित्सा के लिए दिल्ली से एक प्रसिद्ध वैद्य बुलाया गया। 2 खिदमतगार उसकी सेवा को रख दिए गए और इस बार उसकी राज अतिथि के समान खातिर तवज्जो तथा खुशामद होने लगी। इन सब बातों को और इन बातों के भेद को मैं नहीं जानती थी, केवल महाराजा धीराज की सुजनता ही समझती थी। परंतु यहाँ तो एक विचित्र ही खेल खेला जा रहा था, जिसका पता मुझे बाद में लगा। अकस्मात ही एक दिन महाराजा धीराज ने कहा, वो बंदर राजा मेरे बड़े लड़के को गोद लेना चाहता है। उसका अभिप्राय मैं नहीं समझी। महाराज से मैंने पूछा, किस लिए? इसलिए कि उस ठिकाने पर उसके बाद तुम्हारे लड़के का अधिकार हो जाए, मैं उसे राजा देख सकूं। परंतु ये कैसे हो सकता है? प्रथम तो मेरे पुत्र को गोद लेने की बात ही में कोई तुक नहीं है। हम लोग गोली गुलाम हैं, राजा बन नहीं सकते। दूसरे, इस राज का ठिकाने पर अधिकार ही नहीं है, अधिकार रानी साहिबा का है। तीसरे, राजा के पिता ने राज में पक्की लिखा पढ़ी कराकर ही उन्हें राज से बरतरफ कर दिया था। मेरी बात सुनकर महाराजा धीराज हंसने लगे। बड़ी विचित्र सी, ठंडी सी, कड़वी सी थी वो हंसी। कभी भी महाराज को मैंने वैसी हंसी हंसते देखा नहीं था। मैं महाराजा धीराज की वो मुद्रा देख ठगी सी रह गई। महाराज ने मुझे समझाते हुए कहा, ये ठीक है कि बाबा ने दादा को ठिकाने के अधिकार से वंचित कर दिया था, परंतु दादा ही को तो किया था, उनके पुत्र को तो नहीं किया। उनके पुत्र को? मैंने अचकचा कर कहा, उनका पुत्र कौन है? क्यों, तुम्हारा लड़का? ये भी कोई बात है? क्यों नहीं? गोद लेने पर वो उनका पुत्र हो गया कि नहीं? क्षण भर मैंने हिज हाइनेस के मुंह की ओर देखा, फिर कहा, खैर ऐसा हुआ भी तो उनके जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर अभी तो रानी साहिबा जीवित हैं, जो इस समय ठिकाने की मालिक हैं। वो बीमार हैं और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। क्या क्या बीमारी है उनको? कैंसर हो गया है। भय की एक सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मेरे मुंह से निकला, कैंसर? तुम जानती हो, इस मूजी रोग के चंगुल में जो फंस गया उसका बचना संभव नहीं है। मैं जानती हूँ। ये बात तो भगंदर के संबंध में भी कही जाती है। फिर दादा की हालत सर्वथा निराशापूर्ण है। उनका रोग अब अच्छा नहीं हो सकता। क्या वो इस बात को जानते हैं? नहीं, वो तो आराम होने की आशा लगाए बैठे हैं। वैद्यराज ने भी उन्हें आशा बंधाई है। ये बात कहते कहते महाराजा धीराज के मुंह पर वैसी ही ठंडी और अशुभ मुस्कुराहट फूट पड़ी। वो मुस्कुराहट मुझे रत्ती भर भी न भाई, परंतु मैंने एक शब्द भी न कहा। चुपचाप महाराजा धीराज के मुंह की ओर ताकती रही। महाराज ने उसी मुस्कान से कहा,
तुम्हारा बेटा राजा बन जाएगा, मेरे मन में यही है, और तुम्हें भी इसमें कोई आपत्ति न होगी। परंतु इस पर भी मेरे मुंह से कोई बोल न फूटा। किसी अज्ञात भय की एक सिहरन सी मेरे शरीर में फैल गई। महाराज ने कहा, सब व्यवस्था ठीक है, दीवान और एजीजी की खाना पूरी तो करनी ही पड़ेगी। इसके अतिरिक्त मैं खुल्लम खुल्ला इस मामले में आना नहीं चाहता। भाई बंदी का मामला ठहरा, परंतु इंतज़ाम मेरा पक्का है। कैसा इंतज़ाम? मैंने सहम कर पूछा। बस पहले माँ पीछे बेटा। क्या मतलब? वैद्यराज से मामला तय हो गया है। बहुत होशियार आदमी है। उसने दादा को विश्वास दिलाया है कि वो ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। तुम्हारे लड़के को गोद लेने का प्रस्ताव भी उन्होंने ही सुझाया है, और दादा को समझाया कि इससे महाराजा धीराज प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सेवा भी अच्छे से कराएंगे। लेकिन आपका इंतज़ाम? कहा तो पहले माँ पीछे बेटा, पर मैं तो समझी नहीं इसका मतलब। सीधी बात है, पहले माँ खत्म होनी चाहिए, जिससे अधिकार सीधा बेटे को जाए। बापू वर तरफ अवश्य कर गए हैं, परंतु जब कोई दूसरा वारिस ही न होगा तो दादा ही का हक है, उनके बाद तुम्हारा लड़का। बड़ी भयानक बात है। मरना जीना तो भगवान के हाथ है। होगा, पर ऐसे मौक़ों पर दूसरे लोगों को भी भगवान का काम करना पड़ता है। तो मेरा हलक सूख गया, मगर मैं कुछ कुछ समझ गई। पर महाराजा धीराज ने एक लंपट की भांति हंसकर कहा, वैद्यराज ने इस बात का जिम्मा ले लिया है कि जब तक रानी साहिबा न मर जाएं, वो दादा को जिंदा रखेंगे। रानी साहिबा के मरते ही दादा भी खत्म। फिर ठिकाने पर तुम्हारे लड़के का दखल। हे परमेश्वर, ये राजा महाराजा रईस इस कदर नीच स्वार्थी निर्दयी होते हैं कि सगे भाई माँ और संबंधी को जहर देकर मार डालने की बातें हंस हंस कर करते हैं। ऐसे कामों की व्यवस्थित योजना बनाते हैं और उसे दूसरों से कहते हुए तनिक भी नहीं शर्माते। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, क्षमा करो अन्नदाता, इस कुकर्म से मुझे और मेरे बच्चे को दूर ही रखिए। मैं गोली हूँ, गुलाम हूँ, मेरा बच्चा भी गुलाम रहे, कोई हर्ज नहीं, पर ऐसी बातें मुझसे न कहिए। महाराजा धीराज पर मेरी बातों का कुछ असर न हुआ। उन्होंने कहा, तू बेवकूफ़ है, सब बातें नहीं समझती। ये रियासती मामले हैं, तू देखती रहे क्या क्या गुल खिलते हैं। दिल्ली मेरा आदमी जा चुका है, रानी जी वहाँ से जिंदा नहीं लौटेंगी। महाराजा धीराज ने और बातें नहीं कहीं। मेरा रोना धोना उन्हें भाया नहीं। उनकी योजना चलती ही रही। अपने बच्चे के अनिष्ट की आशंका से मैं रह रहकर कांप उठती। बंदर राजा की खूब आवभगत हो रही थी। 4 खिदमतगार उसकी सेवा में लगे थे। वैद्यराज खूब माल मलीदे उड़ा रहे थे। उधर रियासत भर में मेरे लड़के की गोद नशीनी की धूम मच रही थी। इन दिनों मेरा लड़का मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ रहा था। मैं चाहती थी कि इस पाप कर्म से मैं अलग ही रहूं तो अच्छा, पर मेरा तो कुछ अधिकार ही न था। मैंने किसुन से सब बातें कहीं और वासुदेव महाराज से भी सलाह लेने को कहा। इस पर और एक दूसरे भेद का भंडाफोड़ हुआ। ज्ञात हुआ कि दादा के बाद ठिकाने पर उनकी लड़की दामाद दावेदार हुए हैं, जिनसे अन्नदाता नाराज हैं, और केवल उन्हें नीचा दिखाने को ही ये सब प्रबंध प्रारंभ हुआ है। ये भी हो सकता था कि मेरे बेटे के प्रति महाराजा धीराज का कुछ मोह हो, परंतु मैं तो किसी भी हालत में ये सब कुकर्म पसंद नहीं करती थी। पर मेरी पूछता कौन था? रियासत में महाराजा धीराज की इच्छा के विपरीत मैं कर भी क्या सकती थी? ठीक मुहूर्त शुभ घड़ी दिखाकर गोद नशीनी का जलसा धूमधाम से हो गया। बंदर राजा को सजा धजा कर सोने की कुर्सी पर बैठाया गया। सोने के हुक्के पर तंबाकू पिलाया गया। रियासत के सभी जागीरदार और रईस उमरा आए। दावतें हुई, जश्न हुए। लीजिए साहब, मेरा बेटा अब राजा का उत्तराधिकारी बन गया। पक्की लिखा पढ़ी हो गई। कागजात पर गवाही करने और इस बात का सर्टिफिकेट देने के लिए कि राजा पागल या मदहोश नहीं है,
2 अंग्रेज सिविल सर्जन भी बाहर से बुलाए गए। सब काम पूरा हो गया। ये काम जैसे मुझे अच्छा न लगा, उसी भांति किसुन को भी पसंद न आया। हमने जैसे संभव हुआ लड़के को तुरंत ही अजमेर वापस भिजवा दिया। रियासत में उसका रहना हमें अच्छा न लगा। एक बात और हुई, महाराजा धीराज इस मामले में वजाहिरा दूर ही दूर रहे। एक प्रकार से ये स्वतंत्र ठिकाने का ही समारोह था, ऐसा प्रकट किया गया। अभी गोद नशीनी के जश्न खत्म भी न हुए थे कि सुना रानी साहिबा दिल्ली से लौट आई हैं। राजधानी में ही ठिकाने की कोठी थी, उसी में वो ठहरी हैं। हालत उनकी बहुत खराब है। वो जिंदा तो हैं पर बेहोश हैं। दिल्ली के अस्पताल में उन्हें असाध्य कहकर हटा दिया है। अब यहाँ उनका इलाज महाराजा धीराज की आज्ञा से रियासत के डॉक्टर लोग कर रहे हैं। राजा साहब अलबत्ता वैदराज के फंदे में थे। किसुन इन मामलों में चौकन्ना था और मैं भी अब उत्सुकता से आगे क्या होने वाला है जानने को अधीर हो रही थी। मुझको किसुन ने बताया कि ठिकाने कोठी को हथियारबंद सिपाहियों ने घेर रखा है। सिवाय डॉक्टरों के बाहर का दूसरा कोई आदमी भीतर नहीं जा सकता। महाराजा धीराज को भी अपनी इन माँ साहब की बड़ी चिंता है। इलाज धूमधाम से हो रहा है। मैंने एकाध बार अन्नदाता से इस मामले में कुछ पूछना चाहा भी, पर मुझसे कुछ पूछते न बना। वो भी इस संबंध में चुप ही रहे। एक बात ये भी थी कि इस बीच मुझे उनसे मिलने का अवसर भी कम ही मिला। एक दिन भोर ही में सुना कि रानी साहिबा चल बसीं और राजा साहब सिपाही और बंदूक लेकर ठिकाने की कोठी पर दखल करने गए हैं। बाद में सुना कि उनकी बेटी दामाद भी वहां पहुंच चुके थे। उन्हें सिपाहियों से पिटवा कर खदेड़ दिया, लाश निकालकर सहन में डलवा दी और कोठी के सब कमरों में ताले जड़ दिए। खजाना, सामान, मोटर सब पर कब्जा कर 2 लारी हथियारबंद सिपाही लेकर राजा साहब ताबड़तोड़ ठिकाने पर कब्जा करने दौड़ चले। रानी साहिबा का क्रियाकर्म ब्राह्मणों ने संपन्न किया। बेटी और दामाद ने एजीजी के यहाँ अर्जी दी, अपना हक जाहिर किया। दोनों तरफ के वकीलों ने अपने अपने पक्ष का समर्थन किया। 1-2 महीने इस मुकदमे में लगे और अंत में एजीजी का निर्णय राजा ही के पक्ष में हुआ। वहां से हुक्म आया कि राजा ही ठिकाने का सच्चा उत्तराधिकारी है। ये ठीक है कि स्वर्गीय राजा ने उन्हें रियासत से बरतरफ कर दिया था, पर अब उसके जीवित रहते दूसरा कोई व्यक्ति विरासत को नहीं पहुंचता है। इसीलिए राजा ही ठिकाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। अवश्य ही एजीजी ने इस संबंध में अन्नदाता से भी अनुमति मांगी थी। वो राजा के अधीश्वर थे, इसके नाते भी, और ठिकाने के बेटे थे, इस नाते भी। पर अन्नदाता ने स्वीकृति इस नाते दी कि वो निर्मम, निर्दय राजवर्गी थे, जहां न भाई की ममता और न खून का लिहाज था। परंतु इधर एजीजी का हुक्म पहुंचा ही था कि राजा साहब भी खट से मर गए। बेचारे वो हुक्म सुन भर पाए। सुना 3-4 दिन से वो केवल शराब ही पीते रहे थे। ये हुक्म सुन ठिकाने पर राजा का अधिकार प्राप्त कर उन्होंने परम धाम की यात्रा की। हिज हाइनेस ने बड़ी ही धूमधाम से उनकी शव यात्रा की, भारी मातम मनाया, दान पुण्य किए। इस सब पाखंड को देख घृणा से मेरा मन भर गया। अब असल नाटक आरंभ हुआ। ठिकाने पर अब कौन अधिकार करे? राजा के लड़की दामाद ने फिर एजीजी के द्वार खटखटाया। फिर मुकदमा हुआ, वकीलों की दौड़ धूप हुई और निर्णय हुआ कि मृत राजा का गोद लिया हुआ पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी तथा ठिकाने का स्वामी हो। इस प्रकार मेरा बेटा राजा बन गया। पर मेरे मन ने इसे स्वीकार ही न किया। ठिकाने की आय अब मेरे पास आने लगी थी। किसुन उसकी भी देखभाल करने कभी कभी जाता था। वहाँ का कारिंदा भी आता जाता रहता था, पर मैंने अपने लड़के को वहाँ कभी आने जाने ही नहीं दिया। महाराजा धीराज अपनी इस सफलता, कूटनीति और योजना पर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे बहुत बहुत बधाइयाँ दी। बधाइयाँ और भी बहुत मिली थीं, पर मेरे हृदय पर तो वो बोझ ही थीं। बहुत दिनों तक मैं इस भाग्यहीन बंदर राजा के प्रति
मन ही मन तरस खाती रही। और भी कुछ दिन बीत गए। अब मैं फिर एक बच्चे की माँ होने वाली थी, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। महीनों से मंद ज्वर रहता था, अपच था और मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। कोई चीज़ हज़म नहीं होती थी। चिकित्सकों का कहना था कि रक्त की बहुत कमी हो गई है, जलवायु बदलना आवश्यक है। उधर महाराजा धीराज विलायत जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बार की तैयारी साधारण न थी। खास जॉर्ज पंचम का भी नियंत्रण था। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें गांधी जी जा रहे थे, मालवीय जी जा रहे थे, सरोजनी नायडू जा रही थीं। सम्राट जॉर्ज पंचम ने हमारे महाराजा धीराज को भी सादर निमंत्रण दिया था। सो इस बार ऐसी तैयारी हो रही थी जिसकी राजधानी में धूम मची हुई थी। जब से महाराजा धीराज को जॉर्ज पंचम से लंदन आने का निमंत्रण मिला था, वो इसी उधेड़-बुन में थे कि इस खास अवसर पर वो कोई ऐसी अनोखी चीज साथ ले जाएं जो बेजोड़ हो और जिसकी विलायत में धूम मच जाए। खूब सोच समझकर उन्होंने ये तय किया कि कॉन्फ्रेंस के ऐन इजलास में वो ऐसी बेजोड़ पतलून पहने जैसी आज तक संसार में किसी ने न पहनी हो। महाराजा धीराज बुद्धिमान तो थे ही, सो उन्होंने सोचा कि जब गांधी जी सिर्फ एक लंगोटी पहनकर उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तब क्यों न इस लंगोटी का ही जवाब इस पतलून से दिया जाए। इससे भारतीय संस्कृति का सवाल भी हल होता था। भारत के शिरोमणि दो ही जाति के पुरुष हैं, एक संत, दूसरे राजा। गांधी जी संत हैं, वह लंगोटी पहनकर जाएंगे, तो हम राजा हैं, हम पतलून पहनेंगे। जैसे उस राजसभा में गांधी जी की लंगोटी अद्वितीय होगी, वैसी ही हमारी पतलून। अब सवाल ये रह गया कि लंगोटी और पतलून, इन दोनों में सबसे अधिक चर्चा का विषय कौन है, श्रेष्ठता किसे मिले। बस हम जो पतलून पहनेंगे वो अद्वितीय होनी चाहिए, उसे गांधी जी की लंगोटी को मात करना चाहिए और उस अद्वितीय कॉन्फ्रेंस में हमारी पतलून को भी अद्वितीय की उपाधि मिलनी चाहिए। महाराजा धीराज खुश हो होकर ये सब बातें मुझे सुनाते थे और कहते थे, अफसोस इस बार तुम ये सब देखने के लिए साथ न जा सकोगी। मैं सुनती थी और मन ही मन हंसती थी, पर प्रकट में अन्नदाता की बुद्धि की प्रशंसा करती थी। मेरी प्रशंसा का व्यंग वो समझते नहीं थे। उनके स्वभाव और सनक को मैं जानती थी। विलायत में उन्होंने जाकर पहले भी अनेक हास्यास्पद चेष्टाएं की थीं, पर ये सबसे बढ़कर थी। पर उन्हें समझाए कौन? मैं तो 16 आना हांजी की चाकर थी। पीढ़ियों की लूट खसोट के फलस्वरूप करोड़ों रुपयों के हीरे मोती उनके खजाने में भरे पड़े थे। कीमती रत्नों के संग्रह का उन्हें शौक था। गत बार विलायत में उनका प्रदर्शन भी किया गया था। उस प्रदर्शन की अखबारों में प्रशंसा भी छपी थी। वो भी उनकी इस सनक में जोर लगा रही थी। सो पतलून भी बनी। बनारस के खास कारीगरों को ऑर्डर देकर उन्होंने सोने के ठोस तारों और चीन के महीन रेशम का कपड़ा पतलून के लिए तैयार कराया। वो कपड़ा दिन के प्रकाश में सूर्य की तरह चमकता था। पतलून बंबई की एक अंग्रेजी फर्म में एक फ्रांसीसी कारीगर दर्जी से सिलाई गई थी। जब पतलून सिलकर आ गई, तब उस पर दिल्ली के बाहर से चतुर कारीगरों को रियासत में बुलवाकर हीरे मोती जवाहरात टकवाए गए। इन कारीगरों ने रात दिन 50 संगीनधारी पहरेदारों के पहरे में परिश्रम करके ये रत्नाकर चोबी और सलमे के सहारे पतलून में टांके। सुना कि कुल जमा 1.5 करोड़ रुपयों की लागत पतलून पर बैठी है। पतलून को देख देख कर महाराजा धीराज खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा, देख चंपा, गांधी जी की लंगोटी हरगिज इस पतलून का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या कहती है तू, बोल। मैंने हंसकर कहा, अन्नदाता, पतलूनों के इतिहास में ये पतलून अद्वितीय है। महाराज खुश होकर मूंछों पर ताव देने लगे। फिर अफसोस के स्वर में बोले, अफसोस है, तू नहीं चल सकेगी। चलकर एक बार देखती तो। अफसोस मुझे भी हो रहा था।
आखिर इस अनोखी हिमाकत की विलायत में कैसी फजीहत होती है, ये देखना मैं अवश्य चाहती थी, पर लाचार थी। इस समय मैं ये यात्रा कर ही नहीं सकती थी। यात्रा के लिए इस बार एक खास जहाज समूचा ही किराए पर लिया गया था। पतलून की चोरी न हो जाए, इस अंदेशे से बहुत से पुलिस अफसर और सिपाही तो तैनात किए ही गए थे। लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड से भी 8 मुस्तैद ऑफिसर मांगे गए थे, परंतु अफसोस कि राजा साहब वो पतलून वहां पहनने का शौक पूरा ही न कर सके। सम्राट के प्रति शाही अदब और एडिकेट सिखाने वाले एडिकेट मिनिस्टर से जब पतलून की चर्चा चली, तब उसने पतलून को देखकर साफ कह दिया कि आप ये पतलून नहीं पहन सकते। इस बात पर बहुत हुज्जत भी हुई। महाराज ने कहा, क्यों नहीं पहन सकते? एडिकेट के खिलाफ है। लेकिन गांधी जी कैसे लंगोटी पहन सकते हैं? वो पहन सकते हैं। वो एडिकेट के खिलाफ क्यों नहीं है? उनके साथ ब्रिटिश सरकार की कोई ट्रीटी नहीं है। वो ब्रिटिश रूरोक नहीं है, वो महात्मा है। वो बादशाह के प्रतिष्ठित मेहमान है। मैं भी प्रतिष्ठित मेहमान हूँ, पर अब बादशाह के अधीन करद राजा हैं। तो इससे क्या? इंग्लैंड से हमारे बाप दादों से कोई ऐसी ट्रीटी नहीं की है कि हम अपनी मनचाही पतलून न पहन सकें। ना सही, पर ये एडिकेट के खिलाफ है। वहाँ आपको किस अवसर पर कैसी पोशाक पहननी होगी, इसका विचार मैंने कर लिया है और उसकी तैयारी का ऑर्डर मैंने लंदन की एक प्रसिद्ध फर्म को दे दिया है। वहाँ पहुँचते ही आपको पोशाकें मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये पतलून पहनकर ख़ास इजलास में जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहा तो एडिकेट के खिलाफ है। फिर भी मैं यदि पहनूं तो लंदन के लोग आपको पागल समझेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। ये तो सरासर बदतमीजी है। बदतमीजी नहीं, एडिकेट है। और भी बहुत बहस हुई, पर एडिकेट मिनिस्टर ने किसी तरह भी हामी नहीं भरी। महाराज सख्त नाराज हो गए। उनका लंदन जाने का सारा उत्साह ठंडा हो गया। उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा, फिर तो मेरा लंदन जाना ही बेकार है। बेकार क्यों है? मैं ये पतलून तो वहां पहन ही नहीं सकूंगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, चतुर एडिकेट मिनिस्टर ने हंसकर कहा। वो क्या? लंदन से वापसी में आप अपनी रियासत में एक जलसा करके वो पतलून पहन सकते हैं। महाराज ने पूछा, ये एडिकेट के खिलाफ नहीं होगा? जी नहीं, हिंदुस्तान में एडिकेट का कोई सवाल ही नहीं है। राजा साहब को तसल्ली हुई। उन्होंने मुझे बंबई से खत में ये सारा किस्सा लिखा था। खत के अंत में लिखा था, अफसोस चंपा, मेरा दिल बुझ गया और लंदन जाने का मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। भला सोच तो, जब मैं वहाँ ये पतलून ही न पहन सकूँगा, तब मेरा वहाँ जाना ही बेकार है। मगर कोई बात नहीं, लंदन में न सही, वहाँ से वापसी में ज़बरदस्त दरबार करूँगा और ये पतलून पहनूँगा। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गोली का अगला भाग।